तेलंगाना में कोरोना की सूरत-ए-हाल पर काबू पाने के लिए इक़दामात के सिलसिले में रियासती वज़रा हरीश राव और एर्राबल्ली दयाकर राव ने तमाम अज़ला के कलेक्टर्स, एडिशनल कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की। आरज़ी सेक्रेटरीट BRKR भवन से की गई इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और मुख्तलिफ महकमे जात के आला ओहदेदार भी शामिल थे। रियासत में कोरोना की सूरत हाल, इसकी रोकथाम के इकदामात समेत टीका अंदाजी जैसे उमूर पर वज़रा ने कलेक्टर्स के साथ तबादला ख्याल किया। कोरोना की सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत ने फीवर सर्वे करवाने का फैसला किया है। कोरोना के मामलात में रोज़ बरोज़ इजाफे के पेश नज़र घर घर ये सर्वे किया जाएगा ताकि बुखार से मुतासिर अफराद की निशानदही की जा सके और उनको होम आइसोलेशन किट्स तकसीम की जा सके। चंद दिनों में इस सर्वे के आगाज़ की तवक्को की जा रही है। ओमिक्रॉन लहर की रोकथाम के लिए हिकमत अमली की तैयारी के मकसद से ये फीवर सर्वे किया जाएगा। दाता मधुसूदन ने आज तेलंगाना कानून साज कौंसिल के रुकन के तौर पर हलफ लिया। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के उबूरी सदर नशीन जनाब सैयद अमीनुल हसन जाफरी ने उनको हलफ दिलाया। दाता मधुसूदन का ताल्लुक़ रियासत की हुक्मरान जमात TRS से है। इस मौके पर रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और दूसरे मौजूद थे, जिन्होंने दाता मधुसूदन को मुबारकबाद पेश की। वजीर अफजाइश मवेशियात थलसानी श्रीनिवास यादव ने पंजागुट्टा स्टील ब्रिज और इस ब्रिज के इस्तेमाल के लिए सड़क की तोसी के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस अहम ब्रिज का मकसद पंजागुट्टे से KBR पार्क की सिमत जाने वाली ट्रैफिक के लिए आसानी पैदा करना है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने 17 करोड़ रुपए के सरफे से इस जंक्शन को तैयार किया है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वजीर मौसूफ ने शहर हैदराबाद में ट्रैफिक पर काबू पाने के लिए इकदाम पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव और वजीर बल्दी नज़्म नस्क तारक रामा राव से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने निशानदेही की कि सड़क हादसात और ट्रैफिक के मसाइल के पेश नज़र वजीर तारक रामा राव ने नई असरी टेक्नोलॉजी के जरिए इस स्टील ब्रिज की तामीर को यकीनी बनाया है। ఎప్పుడు చూసినా కానీ ట్రాఫిక్ రద్దీ ఉండడం మూలాన మరి చాలా యాక్సిడెంట్స్ అవుతుంటే గౌరవ మున్సిపల్ శాఖ మంత్రులు కేటీఆర్ గారు నూతనమైనటువంటి టెక్నాలజీ ఉంటే ఈ ప్రాంతంలో స్టీల్ బ్రిడ్జ్ వస్తే మరి బ్రహ్మాండంగా ఇక్కడ శ్మశాన వాటికి వెళ్లే వాళ్ళు కానీ రెగ్యులర్ ట్రాఫిక్ కూడా నాగార్జున సర్కిల్ నుంచి KBR పార్క్ వరకు ఈ రోడ్ అంతా ఫ్రీ చేయాలనేటువంటి సంకల్పంతో మరి అటువైపున కూడా ఒక స్టీల్ బ్రిడ్జ్ తీసుకోవడం 17 కోట్ల రూపాయలతో అంటే నీకు ట్రాఫిక్ని ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది లేకుండా ఈ ప్రాంతాన్ని క్లోజ్ చేయకుండా మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడం కాబట్టి ఈ రోజు ప్రజలకు దీన్ని అంకితం చేయడానికి మరి ఈ రోజు నుంచి ఈ కార్యక్రమాన్ని మరి ఫ్రీగా ప్రజల కోసం వదిలిపెట్టడం జరుగుతుంది కాబట్టి నేను ఈ సందర్భంగా మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అదేవిధంగా మున్సిపల్ శాఖ మంత్రులు కేటీఆర్ గారికి హైదరాబాద్ ప్రజల తరపున హైదరాబాద్ ప్రజాప్రతినిధుల తరపున నేను మరోసారి అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। तेलंगाना के वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने तेलंगाना एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स एसोसिएशन 2022 की डायरी की रस्म इजरा अंजाम दी। उन्होंने इस मौके पर कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की दूरंदेशी की वजह से रियासत में ज़राई शोबा सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि महकमे के मुलाजमीन की तरक्की का जल्द फैसला किया जाएगा। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि कोविड के ज़वाबित ने ज़राई शुबे में रुकावटें खड़ी की हैं। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि किसानों में बेदारी पैदा करने की ज़रूरत है ताकि वो मुतबादिल काश्त के लिए आगे आएँ। విముక్తి కలగాలని చెప్పి నేను ఆశిస్తున్నా। మీరందరూ కూడా క్షేత్రస్థాయిలో ఎక్కువ మంది పనిచేసేటువంటి అధికారులు ఇతర డిపార్ట్మెంట్ల వల్లే కార్యాలయాల్లోనే కాకుండా క్షేత్రస్థాయి పర్యటనలు కూడా ఉంటాయి కాబట్టి ఎక్కువ మందితో ఇంటరాక్ట్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మీరు వారిని ఎక్కువ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిందిగా నేను సూచన చేస్తున్నాను। ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు ప్రస్తావించినటువంటి అంశాలు దాదాపు ఒక కొలిక్కి వచ్చేటువంటి పరిస్థితికి మనం చేరుకున్నాం। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అదనపు పోస్టుల మంజూరీకి ఇదివరకే పలుమార్లు చెప్పినారు, క్యాబినెట్లోనే చెప్పినారు, నిర్దిష్ట ప్రతిపాదనలు తీసుకురండి చేద్దాం। వారు డిఫరెంట్ కేటగిరీస్కి సంబంధించినటువంటి అంశాలన్నీ చెప్పినారు కాబట్టి అవి నా దృష్టిలో ఉన్నవే।
దానికి నేను నిర్దిష్టంగా ఏం సూచన చేస్తున్నానంటే ఎప్పుడో కాదు రేపే, రేపు 11-12 గంటల మధ్యలో నేను సెక్రటరీ గారు కూడా చెప్తా, ఇప్పుడు వస్తారు మీ దగ్గరికి. నేను ఉన్నంత సింపట్లో వస్తే సరిపోయింది, అదర్వైజ్ మీరు చెప్పండి, నేను ఇట్లా మెసేజ్ పెడతాను. 11-12 మధ్యలో ఒకసారి మనం కలుద్దాం. మీ అసోసియేషన్ నుంచి మీరు ఎవరు వస్తారో రండి, 2-3. ఇంకో అసోసియేషన్కి సంబంధించిన వాళ్ళని కూడా నేను ఆహ్వానిస్తాను, వాళ్ళు 2-3 వస్తారు. ఏపీసీ గారు ఉంటారు. ఇష్యూ బై ఇష్యూ మీరు చెప్పినటువంటివి అక్రాస్ ద టేబుల్ కూర్చొని డిస్కస్ చేసిన తర్వాత ఉమ్మడి అంగీకారంతో తేలవలసినటువంటి అంశాలు ఏంటివి, ప్రభుత్వ స్థాయిలో తేలవలసిన అంశాలు ఏంటివి కేటగరైజ్ చేసుకుంటే ప్రభుత్వ స్థాయిలో పరిష్కారం కావాల్సినటువంటివి నేను ఎట్లాగో సంపూర్ణంగా సహకరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నా కాబట్టి వాటిని ఇట్లా చేసుకుందాం. ప్రమోషన్లకు సంబంధించి కూడా మిగతా డిపార్ట్మెంట్స్ అన్ని దాదాపు కొలికి వచ్చినాయి, మన దగ్గర కాలేదు. ఇది కూడా పూర్తి చేయాలి. ముఖ్యమంత్రి గారు 2-3 సార్లు రిమైండ్ చేశారు, ఎందుకు కావట్లేదు, మీరు అదనపు పోస్టులు ఇస్తా అని చెప్పని కూడా మీరు ఎందుకు చేసుకుంటారు. ఈ 3 ఉన్నప్పుడే చేసుకుందాం. గతంలో డెలిబరేట్గా జరిగిన ఇంకే కారణాల చేత జరిగిన వాటన్నింటినీ ఇప్పుడు సవరించేటువంటి దానికి పూనుకుంటానంటే మళ్ళీ చట్టపరమైనటువంటి అవరోధాలు ఏర్పడి ప్రాసెస్ ముందుకు పోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. रियासत के किसानों के मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए बीजेपी कायदीन के एक वफद ने कमिश्नर ज़राअत हनुमंत के जिंदागे से मुलाकात करते हुए याददाश्त हवाले की। इस वफद ने इस मौके पर कहा कि रैतु बंधु के 66 लाख अरकान, किसान सम्मान के 37 लाख अरकान हैं, इनमें से कितने टैक्स दहिंदे हैं। बाज़ दीगर किसान भी इन स्कीमात के अहल हैं। उन्होंने कहा कि मरकज़ इमदाद के लिए तैयार है, इसके लिए तफसीलात दरकार हैं। ఇప్పుడు ఈ రైతు బంధు అందరికి ఇచ్చినట్టేనా? తర్వాత కిసాన్ సన్మాన్కు ఇప్పుడు మన దగ్గర ఎన్ని నేమ్స్ ప్రపోజ్ చేసిన ఎంత వస్తుంది కిసాన్ సన్మాన్? అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చేది మొన్ననే వచ్చింది ఒక విడత 2,000 రూపాయలు. నేనేమంటున్నా అంటే నంబర్ ఇప్పుడు ఇంకా ఇప్పుడు మనకు రైతు బంధు 66 lakhs మెంబర్స్కి వస్తుంది, కిసాన్ సన్మాన్ 37 lakhs. అసలు ఇంతమంది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పేయర్స్, రైతులు, పెన్షనర్స్, గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ముగ్గురికి రాదు. గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ రాదు, పెన్షనర్స్ రాదు, తర్వాత ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పేయర్స్ రాదు, తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రజాప్రతినిధులు ఎమ్మెల్యే అండి. బట్ వీళ్ళు ఇంతమంది ఉండరు. 66 లక్షల మంది ఏదైతే రైతు బంధు వస్తుందో 37 లక్షలే కిసాన్ సన్మాన్ వస్తుంది. కాబట్టి ఇంకా కొంతమంది ఎలిజిబుల్ ఉన్నారు. వాళ్ళకి అప్లోడ్ చేస్తే మనకి ఇబ్బంది ఏం లేదు కదా, సెంట్రల్ ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉంది కదా. అది కొద్దిగా మాకు ఆ నంబరు ఇది డీటెయిల్స్ కావాలి సార్. ఎవరున్నా ఇంకా ఇక్కడ ఉన్నారు, ఎప్పుడేమన్నా मुनशियात के माफिया के अहम सरगना टोनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नाइजीरिया से ताल्लुक़ रखने वाले टोनी को हैदराबाद टास्क फोर्स पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ़ करवाते हुए कहा कि मुंबई में टोनी का मुनशियात का नेटवर्क था, जहां से वो मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर मुनशियात सप्लाई किया करता था। उन्होंने कहा कि मुलजिम को मुंबई से गिरफ्तार करते हुए हैदराबाद मुंतकिल किया गया है। उन्होंने कहा कि मुनशियात की सप्लाई के लिए इसने हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई समेत दीगर अहम शहरों में अपने खुसूसी एजेंट बनाए थे। टोनी की टोली ने हैदराबाद में बाज़ अहम शख्सियात को भी मुनशियात सप्लाई की थी। मुंबई में टोनी समेत दीगर 9 को गिरफ्तार किया गया है। फिर भी यहाँ रह के ये पहले गारमेंट्स का बिजनेस शुरू किया, उसके बाद इसने अपने दोस्तों से मिलकर ड्रग्स का बिजनेस से ज़्यादा फायदा होगा ये उन्होंने इसको बताया। तो ड्रग्स की सप्लाई करने के लिए उसने एक नेटवर्क बनाया वहाँ मुंबई में। उसमें ये इमरान बाबू शेख एक है जो हैदराबाद, तेलंगाना, AP के रीजन्स को देखता है। नूर मोहम्मद खान, आफ्ताब, परवाज, फिरदौस, ऐसे 4-5 एजेंट्स को इसने रखा और ये एजेंट्स फिर हैदराबाद में जो कॉन्टैक्ट्स बने हैं
उनको सप्लाई करने का एक पूरा सप्लाई चेन बना लिया। किसी को नहीं मिले, पुलिस के नजर में नहीं आए, जैसा ये काम अपना ऑपरेशन कर रहा था। इंटरनेशनल कॉलिंग, नाइजीरिया का फोन नंबर, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल नंबर यूज करने में ये किसी को मिलता नहीं था और ये दूर से ही सब कुछ करता था। हैदराबाद में हमने ये निर्णय लिया है कि अगर ये ड्रग्स का विस्तरण जो हो रहा है, इसको अगर काबू में लेकर आना है तो ये इनको मां के दिल के ऑपरेशन के लिए एक नौजवान को सदरनशीन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने 20,000 रुपये की माली मदद की। इस नौजवान ने इस खुसूस में एक वीडियो में कहा कि सदरनशीन वक्फ बोर्ड ने वक्फ बोर्ड की तरफ से 20,000 रुपये की माली इमदाद उसे की है। उन्होंने फौरी तौर पर माली इमदाद पर सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम से इजहार तशक्कुर किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे वाला की हार्ट कंडीशन की वजह से कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चली थी, जिसके रिगार्डिंग मैं यहाँ हजौस को आया था। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सलीम साहब चेयरमैन साहब से मेरी मुलाकात हुई। अल्हम्दुलिल्लाह वक्फ बोर्ड की तरफ से मुझे 20,000 का हेल्प हुआ फाइनेंशियली, जिसकी वजह से मेरे वालदा की जो हार्ट की कंडीशन है इंशाल्लाह उसमें मदद मिलेगी। सलीम साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, चेयरमैन साहब का, जो इमीडिएटली आप बोलते समय ये हेल्प करें फाइनेंशियली वालदा के लिए। जज़ाकल्लाहु खैर। जियागुड़ा संजय नगर में रहने वालों ने आलूदा पानी की सरबराही की शिकायत करते हुए कहा कि महकमे आबरसानी की लापरवाही की वजह से पानी जमा हो रहा है। बस्ती वालों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ड्रेनेज का पानी आबरसानी की लाइन में मिलने की वजह से उनको आलूदा पानी सरबराह हो रहा है। उन्होंने इस मसले के फौरी हल का मुतालबा किया। इस मौके पर एक शख्स ने कहा कि इस पानी के इस्तेमाल से उसको इन्फेक्शन हो गया है। संजय नगर ही नहीं बल्कि जियागुड़े की बेशतर गलियों और सड़कों पर ड्रेनेज का पानी जमा हो रहा है। मेरा नाम कलाबाई है। यहाँ आके हमारे को 22 साल हो रहे। 22 साल से यही प्रॉब्लम है हमारी। नल नहीं आता, लाइटा नहीं आती, गूंगा पानी पियो, फिर आके बोले तो नहीं अम्मा नहीं आ रहे, हमारे को ऊपर से आया नहीं बोलते। हाँ, 2-3 बार हमारे बच्चे भी बीमार हुए, क्वारंटीन में भी डाले। और क्या करेंगे, लोगों को बोल बोल के थक गए। नल का बिल तो बराबर लेते, लाइट का बिल बराबर लेते, गली में कुछ वो ही नहीं है सुविधा। वोट लेने आते, वोट भी देते बराबर, फिर कई क्या से तकलीफ देते हम लोगों को। भाई हमारे बच्चे नहीं है क्या, छोटे छोटे बच्चों को देख के रहना पड़ता हमको। इतना तकलीफ देना अच्छा नहीं हुआ। कितने घर हैं टोटल? यहाँ 20 घर तो भी होते भैया, 20 घर होते हैं। सबके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। एक 8 दिन नहीं होते, 10 दिन नहीं होते। मच्छरा ये वो ये कोना है, कोई आके दवा नहीं मारता, कोई आके देखता नहीं इधर। और कुछ भी नहीं बोले तो बोलते हाँ हम बोल के भेजे, वो लोग नहीं आए, हम क्या करना बोल देते, बस इतनी बात। वो सामने दवा मार देते चले जाते। ये गली तक आते नहीं, डालते नहीं, जाते नहीं। तो आप लोग कंप्लेंट करने के बावजूद भी कोई नहीं आते 10 बार कंप्लेन करे। क्वारंटीन का कागज ला के बताए 2 साल के नीचे हमारे बच्चे को वो हो गया था डेंगू। आके पूरी दवा मार के गए, जब भी हमारे को नहीं करे कोई भी आके। इतना गलीस पानी आता, बोल नहीं सकते हम लोग। क्या करते, फिल्टर का ले लेके पी लेते हैं। क्या लोकल लीडर को या कॉर्पोरेटर कोई भी नहीं आते। वहीं वो सामने झाड़ करने ठहरते हैं। वो सामने सब अच्छा दिखता चले जाते हैं, पीछे नहीं आते। पीछे आते ही नहीं यहाँ को कोई भी। एक जना दवा डाला बोल के आके बोलने दो, मैं पूछती हूँ लोगों को कब डाले दवा आके यहाँ बोल के। अपन सब जाएंगे बोलेंगे, मगर कोई नहीं आएगा यहाँ। खाली वो सामने ही दिखेंगे, सामने ही बात करेंगे, चले जाएंगे, पीछे तक आते नहीं। यानी कि यहाँ आना दवा गोली हर चीज़, मगर नहीं आता इधर, कुछ भी नहीं आता। कितने साल से है बोले प्रॉब्लम? 22 साल से है हम यहाँ। प्रॉब्लम कितने साल से? अब वैसी चोरी प्रॉब्लम क्या है, कुछ करने का हिसाब नहीं है। मोरी का पानी वही चाहता। अभी तक नल का पाइप न बदले ना मोरी का पाइप बदले, नहीं बदले कोई भी कुछ नहीं। 4 इंच का है, छोटा छोटा है, 4 इंच का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है।
वो एक महीना नहीं होती फट जाती। वहाँ गए तो वो लोग क्या बोलते हैं, तुम लोग आके हमारे को टोकन दो, वो दो, ये दो। छोटे बच्चे हैं हमारे घर, कैसा जाते बच्चियाँ बड़े बड़े, वो मुसीबत रहती है हम लोगों को। इसलिए हम लोग बोलते छोड़ दो इनको, ये अपनी प्रॉब्लम नहीं बोलने वाले हैं बोल के। तेलंगाना हुकूमत ने रईतु बंधु स्कीम के तहत ताहाल रियासत के 62.99 लाख किसानों के बैंक खातों में 7,411 करोड़ रुपए की रकम जमा करवाई है। अजला में नलगुंडा ज़िले में सबसे ज़्यादा 601 करोड़ रुपए की रकम किसानों के बैंक खातों में जमा करवाई गई है, जिससे 4,69,696 किसानों को फ़ायदा पहुंचा है। सबसे कम मेडचल मलकाजगिरी ज़िले में 33.65 करोड़ रुपए की रकम किसानों के बैंक खातों में जमा करवाई गई है। इस ज़िले में 33,452 किसानों के बैंक खातों में रकम जमा करवाई गई है। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने मरकज़ से मुतालबा किया कि वो किसान तबके की बहबूद के लिए कौमी पॉलिसी का ऐलान करें। उन्होंने कहा कि किसानों को ज़रूरी मज़दूरों की कमी का सामना है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत को चाहिए कि वो स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशात पर फौरी तौर पर अमल आवरी करे। रियासत में कोरोना वबा के मामलात में इजाफे के पेश नज़र तालीमी इदारों को तातीलात में तोसी पर एक खानगी स्कूल के टीचर ने अनोखा एहतजाज किया। इसने सड़क पर तेलुगु ज़बान में तहरीर लिखी और वहीं बैठकर एक वीडियो बनाते हुए अपनी मुश्किलात से वाकिफ़ करवाया। इस शख्स ने अपने वीडियो में कहा कि एक खानगी स्कूल के बेरोज़गार टीचर और तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लेने वाले उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म की हैसियत से वो वज़ीर आला चंद्रशेखर राव से कहना चाहता है कि हुकूमत ने खानगी स्कूल्स तो बंद कर दिए हैं, लेकिन शराब की दुकानात खुली हैं। इसने हुकूमत के इस कदम पर शदीद बरहमी के अंदाज में कहा कि शराब की दुकानात, सिनेमा हॉल्स में कोरोना नहीं हो रहा है और सिर्फ तालीमी इदारों को ही बंद किया जा रहा है। इस खानगी स्कूल के टीचर का ताल्लुक़ कामारेड्डी ज़िले से है। इसने कोरोना की मौजूदा तशवीशनाक सूरत हाल का बहाना बनाते हुए तालीमी इदारों को बंद करने पर फ़िक्रमंदी का इजहार किया और कहा कि इससे खानगी टीचर्स का रोज़गार मुतासिर हो रहा है। ప్రైవేట్ టీచర్ గా సదర్ నిరుద్యోగిగా మేము కేసీఆర్ గారిని ఒక ఉస్మానియా నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక ఉద్యమకారులుగా మేము ఈ రోజు కోరుకుంటున్నాము. అయ్యా కేసీఆర్ గారు, ఈ రోజు మన పాఠశాలలు మీరు బంద్ చేయడం జరిగింది. వైన్ షాప్ లో లేని కరోనా, పర్మిట్ రూమ్ లో లేని కరోనా, సదస్సులో లేని కరోనా, సినిమా హాల్లో లేని కరోనా, బార్ లో లేని కరోనా ఓన్లీ బడిలోనే ఉందా, సరస్వతి తల్లి ఒడిలోనే ఉందా అని నేను ఈ రోజు సభాముఖంగా ఈ యొక్క దోమకొండ సాక్షి నేను మీకు విన్నపిస్తున్నాను. हल्क़े कारवान के मुस्तैदपुरा के यूनानी दवाखाने में डायरेक्टर आयुष वर्षिनी की हिदायत पर मुफ्त तिब्बी कैंप का एहतमाम किया गया, जिसका इफ्तिताह रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने किया। डायरेक्टर यूनानी शहजादी सुल्ताना, रीजनल डिप्टी डायरेक्टर वसंत राव, प्रोफेसर ज़ैबुन्निसा, डॉक्टर अंजुम, डॉक्टर शफीक अहमद और दूसरों ने इसमें शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर्स ने जोर देते हुए कहा कि तिब्बे यूनानी में कोहना अमराज के इलाज की सहूलत के बारे में अवाम में बेदारी पैदा करने के लिए इस तरह के कैंप्स का एहतमाम किया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तिब्बे यूनानी से इस्तेफादा कर सकें। मेरा नाम है डॉक्टर वसंत राव, रीजनल डिप्टी डायरेक्टर आयुष डिपार्टमेंट हैदराबाद जोन, और डायरेक्टर आयुष डिपार्टमेंट डॉक्टर अलगु वर्षिनी मैडम के इंस्ट्रक्शन से मैं और हमारे एडिशनल डायरेक्टर साहबा डॉक्टर शहजादी मैडम पूरे ट्विन सिटीज़ में 8 से लेकर 10 यूनानी मेडिकल कैंप्स कंडक्ट कर रहे हैं। वो इसलिए कि पब्लिक को कोरोना क्या है, कोरोना में उसका दवाएं क्या लेना, क्या एहतियात बरतना है, ये सब इंस्ट्रक्शंस हम पेशेंट्स को बता रहे हैं। और जनरल एलिमेंट्स के भी ट्रीटमेंट के दवाएं हैं, फ्री सप्लाई, फ्री कास्ट ऑफ मेडिसिन गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से फ्री कास्ट ऑफ मेडिसिन है। और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, कोरोना में मेन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व होता है, उसके लिए भी हम लोग दवाएं बना के लाए हैं। कोरोना से इम्यून पावर, जो बॉडी में इम्यून सिस्टम रहता है, उसको बढ़ाने के दवाएं भी यूनानी सिस्टम में मौजूद है, वो दवा भी दे रहे हैं। और रेस्पिरेटरी जितने भी सर्दी खांसी जितने भी दवाएँ हैं, वो दवा भी हमारे पास अवेलेबल है, फ्री कास्ट ऑफ मेडिसिन वो भी दे रहे हैं। और ये कैंप ऑर्गेनाइज़र डॉक्टर शफीक अहमद साहब है, सीनियर मेडिकल ऑफिसर जीयूडी मुस्तैदपुरा के हैं, उनकी जानिब से आज यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं। ऐसा भी कल हम बारकस में करे थे, ऐसा और 6 करेंगे।
उसमें पूरा पेशेंट्स को कोरोना क्या है ये पूरे दवा फ्री देंगे। आप लोगों की तरफ से पूरे पब्लिक को इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप लोगों को शुक्रिया अदा करते हुए थैंक यू वेरी मच। जी सर, ये हमारा 4 में आंध्र प्रदेश के ज़िला कर्नूल में गुज़िश्ता रोज़ पेश आए सड़क हादसे का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में 3 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए थे। ज़िले की वीसी कॉलोनी में पेश आए इस हादसे के वीडियो में दिखाया गया है कि कार ने सड़क पर 3 अफराद को टक्कर दे दी। इस हादसे के बाद मुकामी अफराद ने ज़ख्मियों को इलाज के लिए खानगी दवाखाना मुंतकिल किया और पुलिस को चौकस किया। बाद अज़ा ज़ख्मियों को बेहतर इलाज के लिए दूसरे दवाखाना ले जाया गया। पुलिस ने कार चलाने वाले शख्स की शिनाख्त देवानगर के रहने वाले के तौर पर की है। हादसे का ये वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। रियासती वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने ऐलान किया कि मौसमी बुखार के आम हो जाने की इत्तलात के पस मंज़र में कल 21 जनवरी से पूरी रियासत में सर्वे का काम शुरू किया जाएगा। कोविड-19 की अलामत पाए जाने वालों में हेल्थ वर्कर्स होम आइसोलेशन किट्स तकसीम करेंगे। उन्होंने बताया कि तमाम प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और बस्ती दवाखानों में भी ये किट्स दस्तयाब रहेंगे। ఇది చాలా వరకు కూడా మంచి ఫలితాలు ఇచ్చింది। గతంలో మనం చేసినటువంటి ప్రయత్నాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం గుర్తించి అన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా ఈ రకమైన పద్ధతిని అవలంబించాలని కేంద్రం ఇతర రాష్ట్రాలను కూడా గతంలో సూచించడం జరిగింది। మరి దీన్ని ఇంకా బాగా ముందుకు తీసుకొని వెళ్తాం। ఎకనామిక్ సర్వే రిపోర్ట్లో కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం యొక్క ఈ డోర్ టు డోర్ ఫీవర్ సర్వేను వారు కూడా అభినందించారు। ఎకనామిక్ సర్వే రిపోర్ట్లో చెప్పినారు। అదేవిధంగా మన నీతి ఆయోగ్ కూడా దీన్ని అభినందించినటువంటి విషయం మీ అందరికీ తెలుసు। సో ఇప్పుడు కూడా మరి కేసులు పెరుగుతున్న దృష్ట్యా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వెంటనే దీన్ని మీరు ప్రారంభించండి అని చెప్పి వారు ఆదేశించినారు। సో ఇప్పటికే మేము కిట్స్ అన్ని కూడా రెడీగా ఉన్నాయి కనుక వీటిని జిల్లాలకు పంపించి వాటిని ప్రజల దగ్గరికి పంపిస్తూ మరి ప్రాథమిక స్థాయిలోనే ప్రజలకు ఇబ్బంది లేకుండా మరి కరోనా నుంచి కాపాడడం కోసం మనం ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతూ ఉంది। వ్యాక్సినేషన్ సంబంధించి కూడా తెలంగాణ ఇవాళ పెద్ద రాష్ట్రాల్లో 1 కోటికి పైగా వ్యాక్సినేషన్ వేసే రాష్ట్రాల్లో మనం చాలా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఉన్నాం। 1 కోటి జనాభా కంటే ఎక్కువ ఉన్నటువంటి చోట మనము ఫస్ట్ డోస్లో 102.7% వ్యాక్సినేషన్ పూర్తి చేసుకున్నాం। సెకండ్ డోస్లో 77% వ్యాక్సినేషన్ను పూర్తి చేసుకున్నాం। ఇవాళ కలెక్టర్లందరినీ కూడా మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ చేసినాం బూస్టర్ డోస్ను కూడా వెంటనే మరి ప్రజలందరికీ అందించే విధంగా 15 నుంచి 17 సంవత్సరాల లోపు ఉండే పిల్లల్ని కూడా 100% వ్యాక్సినేషన్ చేసే దిశగా సెకండ్ డోస్ను కూడా వ్యాక్సినేషన్ను ఏ జిల్లాలో అయితే తక్కువగా ఉన్నాయో వాళ్ళు ఇంకా కొంచెం పర్ఫార్మెన్స్ పెంచండి, క్లోజ్గా మానిటర్ చేయండి అని చెప్పి మా జిల్లా డిఎంఎన్హెచ్ఓలను వైద్య శాఖ అధికారులను కలెక్టర్లందరినీ కూడా కోరడం జరిగింది। మొన్న కేబినెట్ మీటింగ్లో కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అన్ని జిల్లాల్లో మంత్రులు ఈ వ్యాక్సినేషన్ మీద రివ్యూ చేయండి, అన్ని జిల్లాల్లో కూడా మీరు దృష్టి పెట్టండి అని చెప్పారు। ఇప్పటికే దాదాపు 10-12 జిల్లాల్లో గౌరవ మంత్రులు కూడా క్లోజ్గా మానిటర్ చేస్తున్నారు। అన్ని జిల్లాల్లో కూడా మంత్రులు కరోనా పాజిటివిటీ రేట్ను, మందుల అందుబాటులో ఉండడాన్ని, ఆక్సిజన్ సౌకర్యాన్ని, అదేవిధంగా వ్యాక్సినేషన్ యొక్క పురోగతిని మరి జిల్లా మంత్రులు కూడా చాలా చోట్ల కూడా వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా రివ్యూ మీటింగ్స్ పెట్టి క్లోజ్గా ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశం మేరకు మంత్రులు కూడా మానిటర్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది। मरकजी वज़ीर सेहत जी किशन रेड्डी भी कोविड-19 से मुतासिर हो गए और वो क्वारंटाइन में चले गए हैं। किशन रेड्डी ने अपने ट्वीट में उनसे राब्ते में आने वाले तमाम अफराद से अपने कोविड-19 टेस्ट करवाने की ख्वाहिश की है। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने 10वीं जमात के तेलुगु क्वेश्चन बैंक साल 2021-22 की रस्म इजरा अंजाम दी। उन्होंने कहा कि तेलुगु रियासत की सरकारी ज़बान है, चुनांचे सबके लिए ज़रूरी है कि वो इस ज़बान को सीखें। बानी व नाजिम जमाल मोमिनात मुफ्ती मोहम्मद मस्तान अली खादरी की क़यादत में एक वफद ने वज़ीर दाखिला से मुलाकात की थी और बताया कि बॉस्टन मिशन हाई स्कूल, काला पत्थर स्कूल के असिस्टेंट मोहम्मद रफ़ी और दूध बौली के न्यू मॉडल स्कूल के एम माजिद ने ये क्वेश्चन बैंक तैयार किया है। रिटायर्ड डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर बहादुरपुरा अहमद बशीरुद्दीन फारूकी ने बताया कि गुज़िश्ता 17 साल से ये क्वेश्चन बैंक तैयार किए जा रहे हैं, जिससे तलबा को काफ़ी फ़ायदा हासिल हो रहा है। क्या कोरोना वायरस सिर्फ स्कूलों में फैलता है, शराब की दुकानात में नहीं? ये छुपता हुआ सवाल कोई और नहीं बल्कि
स्कूली बच्चों ने किया। उन्होंने एलबी नगर में खानगी स्कूल के रूबरू प्ले कार्ड्स थामे मुजाहरा किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि वह तालीमी इदारों की कुशादगी का ऐलान करे। उनका कहना था कि शराब की दुकानात पर रोजाना शाम में खरीदारों का हुजूम देखा जाता है। हुकूमत को चाहिए कि वो सबसे पहले इन दुकानात को बंद करे। నా పేరు కళ్యాణ్, ఐఎస్ఎన్ డివిజన్లో నేను ఒక జనరల్ సెక్రటరీ. ఇక్కడ మొన్న కేసీఆర్ గారు 3 సంవత్సరాల నుంచి ఈ కరోనా ఈ సంవత్సరంతోనే 3వ సంవత్సరము. గత సంవత్సరం నుంచి కూడా ఈ కరోనా లాక్డౌన్ అని చెప్పేసి వైన్ షాప్లకి అనుమతి ఇచ్చిండు. ఇప్పుడు కూడా వైన్ షాప్లో, పబ్బుల్లో, బార్లో ఎక్కడ లేని కరోనా మా ఈ పిల్లల స్కూల్లో ఉందని బాధిస్తున్నాము. అందుకని పిల్లలు కూడా చాలా నీరసంగా చదువుకోలేకపోతున్నారు. వాళ్ళ భవిష్యత్తు అనేది, ఎందుకంటే నాకు కూడా 2 పిల్లలు కాబట్టి వాళ్ళ భవిష్యత్తు లైఫ్లో ఇంతకు ముందుకు లైఫ్లో ఎలా ఉండబోతుంది అని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాం. కాకపోతే ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో ఈ కేసీఆర్ గారు చేసే పద్ధతి వల్ల, ఆయన తీసుకునే నిర్ణయం వల్ల, తన సొంత నిర్ణయం వల్ల మేము చాలా నిరాశనం పొందుతున్నాము. మా పిల్లల భవిష్యత్తు ఇలాగ ఉండదు, ఎలాగైపోతారు అనేది చాలా భయంకరంగా స్థితిలో ఉంటున్నాం మేము. ఇంకోటి ఏంది, ఆన్లైన్ క్లాసెస్ పెట్టినారు పిల్లలకి. ఈ పిల్లల ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అంటే దృష్టిలో ఉంటుందో లేదో తెలియదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు స్కూల్కి వెళ్ళి చదివితేనే ఆ కాన్సెప్ట్ అనేది వాళ్ళకు ఉంటుంది. ఆ స్కూల్లో లేకుండా ఇంట్లో కూర్చొని చదవాలంటే వాళ్ళ మైండ్ అనేది డైవర్ట్ అయిపోతుంది. అందుకనే ఈ యొక్క కేసీఆర్ గారు ఈ స్కూల్ తెరవాలని కోరుకుంటూ మనవి చేస్తున్నాం. ఇంకొకటి, మాకు వైన్ షాపులు అనేది గుంపుల వైన్ షాప్లో, బార్లలో, పబ్లలో గుంపులుగా వెళ్తున్నారు. ఏ ఒక్కరికి మాస్క్ లేకుండా అనుమతించవద్దు అని చెప్పేసి ఏనాడు మీరు చెప్పలేదు. అలాగే బడిలో కూడా అనుమతి కూడా ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. జై శ్రీరామ్. नार्थ जोन की टास्क फोर्स पुलिस ने एक बैनुल-रियासती टोली को गिरफ्तार किया जिसने बोयनपल्ली के एक सनतकार मनोज सलेचा के मकान में दाखिल होकर उनकी बेटी की अगवा की कोशिश की और उनसे 1 करोड़ रुपए का मुतालबा किया। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जोधपुर राजस्थान का 45 साल जवाहरी लाल अपने 2 साथियों महेंद्र प्रताप सिंह और विक्रम के साथ ये मंसूबा बनाया था। उनके पास से एक देसी साख्ता पिस्तौल, 2 बाइक्स और 3 मोबाइल फोन जब्त किए गए। असल मुल्जिम जवाहरी लाल ऐश की जिंदगी गुजारना चाहता था। चुनाव से उसने अपने रिश्तेदार महेंद्र प्रताप सिंह और विक्रम को मिलाकर ये मंसूबा बनाया। दूसरा केस है, एक किडनैपिंग अटेम्प्ट हुआ था 10 तारीख को बोयनपल्ली में, ओल्ड बोयनपल्ली के प्रांत में। वहां पर ये जैन, मनोज सलेचा जैन, उनकी बेटी को किडनैप करने की कोशिश की थी। ये अक्यूज जो है वो, उनका नाम है जवाहरी लाल, महेंद्र प्रताप सिंह और विक्रम। जवाहरी लाल और विक्रम ये दोनों राजस्थान के रहने वाले हैं, जोधपुर के हैं और यहाँ पर काम करने आए हैं। बाचूपल्ली के एरिया में हार्डवेयर बिजनेस करते हैं और रहते हैं कुकटपल्ली में। तो ये दोनों ये दोनों को खराब आदतें हैं, पीने का, ड्रग्स कंज्यूम करने का, सिगरेट फूकने का, गैम्बलिंग करने का। तो उनको पैसों की जरूरत होती है। तो ये बार उन्होंने सोचा कि हम एक बड़ा किडनैप करते हैं किसी अमीर आदमी के घर पे, तो हमको काफी पैसा मिलेगा। तो इन्होंने अपना परिचय है, जो व्यक्ति है मनोज जैन, वो फार्मा ड्रग्स वेस्ट जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने संजय रेड्डी नगर, सनत नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में नकबजानी की वारदात में मुलविस बोराबंडे के रहने वाले 91 साल सी अरविंद को गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे से 54,62,000 रुपए मालियती तराई जेवरात और नकदी बरामद की गई। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने मीडिया को बताया कि वरंगल का मुतवत्तिन अरविंद साइबराबाद में एक बाइक का सरखा भी किया था। उन्होंने बताया कि अरविंद 2017 से सरखे की वारदातें अंजाम दे रहा है और जेल भी जा चुका है। चंद्रिका अरविंद ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, चोरियां करता है। ये वरंगल रूरल डिस्ट्रिक्ट में का रहने वाला है और
बोराबंडा में रहता है अभी। चोरियां करने का इसका हैबिचुअल आदत है और 27 ऑफेंसेस में इसको ऑलरेडी 2017 में राचकोंडा, साइबराबाद, हैदराबाद में इसको रिमांड किया गया था। बाहर आने के बाद 2 साल जेल के बाद बाहर आया, फिर 2020 में फिर से 16 ऑफेंसेस में इसको रिमांड किया गया। तेलंगाना राष्ट्र में हर जगह पर इसने किया था ये। फिर उसके बाद आने के बाद उसको काउंसलिंग दी गई पुलिस द्वारा और इसने थोड़े महीने दूसरे काम करने की कोशिश की, सैनिटाइजर्स बेचने का, वॉचमैन की ड्यूटी करने का लोधा अपार्टमेंट में, स्विगी में फूड डिलीवरी बॉय की नौकरी की, अपोलो फार्मेसी में काम किया, फिर अर्बन क्लैब कंपनी में हाउसकीपिंग बॉय का काम भी इसने किया। बट हाउसकीपिंग बॉय का काम करते करते ये जब एक दिन जनवरी 11 के दिन ये गया श्री साई निवास अपार्टमेंट्स, उषा रेसिडेंसी इसको, और प्लान करके इसने एक एचबी ऑफेंस की जिसमें 1 करोड़ गोल्ड है, 30 लाख नहीं 50 लाख और नेट कैश है 21 लाख, तो करीब करीब 50 लाख का प्रॉपर्टी इसमें गया था। और इसको इसके साथ साथ 2 बाइक, 2 सेलफोन भी इसके पास सीज किए गए। तो ये बहुत अच्छा डिटेक्शन करने के लिए मैं टास्क फोर्स टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ। साउथ जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने चंद्रायणगुट्टा पुलिस के साथ मिलकर राजस्थान के रहने वाले 2 सार्वजनिक और मसरूखा माल खरीदने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से 15 लाख रुपए मालियती तलाई जेवरात बरामद भी किए गए। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए बताया कि मार्बल का काम करने वाले इमरान अंसारी और मुकेश साइनी बंदलागुड़े में एक तामीराती साइट पर काम कर रहे थे और उन्होंने मालिक मकान के घर में चोरी की। मसरूखा जेवरात खरीदने वाले दीनदयाल प्रजापति को भी हिरासत में लिया गया है। इंस्पेक्टर रघुवेंद्र की क़यादत में ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई। मुलजिमीन को बाद चंद्रायणगुट्टा पुलिस के हवाले कर दिया गया। वो लोग 1 महीना लंदन गए थे और उस अवसर पर उनके घर में 300 ग्राम गोल्ड की चोरी हुई थी। तो इसमें क्लूज आए हैं। आने के बाद टास्क फोर्स को इसमें लगाया गया और उन्होंने ये इमरान अंसारी जो मुकेश कुमार सैनी के साथ, ये दोनों राजस्थान के शिकर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। ये टाइल्स और मार्बल वर्क चंद्रायणगुट्टा में करते हैं। ये मुकरम के पेंट हाउस में रेंट पे रह रहे हैं। तो जब ये इंग्लैंड गए थे उस अवसर पर दोनों ने प्लान किया और घर में जो भी मटेरियल था, लॉकर था या उसको तोड़कर, अलमेरा भी तोड़कर इन्होंने खोलकर, तोड़ा नहीं तो खोला था और गोल्ड ऑर्नामेंट जो भी थे और नेट कैश जो भी था चोरी करके ले गए। इन्होंने राजस्थान में प्रॉपर्टी दीनदयाल इलियास बोला को डिस्पोज किया जब और वापस आकर किसी को भी सस्पिशन ना हो वैसे रह रहे थे। बट क्लू आने पर इन तीनों को अरेस्ट किया गया और टास्क फोर्स साउथ जोन ऑफिसर्स लोकल पुलिस के मदद से इस केस को भी डिटेक्ट किया। और वज़ीर दाखिला मोहम्मद अली ने दरगाह यूसुफैन नामपल्ली के करीब मुस्तफ़ा आर्म्स एंड एम्यूनिशन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज और दूसरे भी मौजूद थे। आर्म्स के डीलर मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाल, मुश्तबा कमाल, मुर्तज़ा कमाल, मोहसिन कमाल और यासिन कमाल ने खैर मकदम किया। उन्होंने बताया कि उनका खानदान गुज़िश्ता 60-70 साल से इस कारोबार से वाबस्ता है। उनके दादा मौलाना मोहम्मद मारूफ मशहूर आर्म डीलर थे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद मुश्तबा कमाल है। हम लोग आज एक नया कारोबार स्टार्ट करे हैं मुस्तफ़ा आर्म्स एंड एम्यूनिशंस के नाम से। दुकान तो नहीं है लेकिन हम न कारोबार के लिए नए नहीं हैं। मेरे दादा हज़रत
मौलाना मोहम्मद मारूफ साहब इसकी ईजाद किए थे तकरीबन 70-80 साल पहले। उनके नाम से मारूफ आर्म्स के नाम से वो दुकान मौजमजाई मार्केट पे है। उसके बाद हम और 3 ब्रांच डाले हैं जिसका नाम मारूफ इंडिया आर्म्स है, आरिफ आर्म्स है, अब ये 4थी ब्रांच मुस्तफ़ा आर्म्स है। तो ये धंधा हमारे लिए नहीं है, हमारे जनरेशन से हम ये धंधा करते आ रहे हैं। और अब इंशाअल्लाह आज जो इफ्तिदा हुआ है वो इफ्तिदा जनाब महमूद अली साहब होम मिनिस्टर के हाथों अमल में आया, जिसके लिए हम उनका तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं और उनकी नेक तमन्ना के लिए और उनकी उम्र दराजी के लिए दुआ करते हैं। उन्होंने आके हमारी बहुत हिम्मत अफजाई करे और हमारे को इज़्ज़त नवाजे जैसा हुआ। इंशाअल्लाह हमेशा हम उनकी दुआओं में रहेंगे और ये कारोबार के लिए हम जो है इंशाअल्लाह जल्द ज़्यादा से ज़्यादा इसको और आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए अच्छे से अच्छी मेहनत करेंगे और अल्लाह चाहा तो आगे और भी ब्रांच डालेंगे, क्योंकि हमारी फैमिली बड़ी है और हमारे सिर्फ यही बिज़नेस है और हमारी पूरी फैमिली यही बिज़नेस में है। तो जैसा जैसा फैमिली बढ़ते जाएंगी इंशाअल्लाह हमको बिज़नेस को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो अल्लाह चाहा तो आगे और भी ब्रांच डालेंगे। आपके पास क्या क्या वैराइटीज़ है इम्पोर्टेड में, ऐसा कुछ है? हमारे पास सारे एयरगन्स है, एयरगन्स में जो है इम्पोर्टेड भी है, इंडियन भी है, राइफल्स है, एयर पिस्टल्स है, जो भी फायर आर्म्स है वो तो इम्पोर्टेड 86 में जो आ गए उसके बाद 86 के बाद एक्सपोर्ट बैंड हो गया, तो उस पर नया कुछ नहीं मिलेगा आपको। इंडियन एयरगन्स में जो है आपको इंडियन इम्पोर्टेड सब मिलेंगे। तो एयरगन के लिए कुछ लाइसेंस की जरूरत है? नहीं, अबव 18 ईयर्स एयरगन को लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। तो उनका सिर्फ आधार कार्ड लेके हम उनको लाइसेंस दे सकते हैं, ये गवर्नमेंट का रूल है। ये कौन सा ब्रांच है आपका? ये हमारा 4था ब्रांच है, मुस्तफ़ा आर्म्स एंड एमिनेशंस के नाम से नामपल्ली पे डाले हम लोग। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 3,17,000 नए केसेस सामने आए, जबकि इसी मुद्दत में 451 अफराद फौत हुए। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि मुल्क में ओमिक्रॉन के केसेस की तादाद अब 9,287 हो चुकी है। चारशंबा जुमेरात के दरमियान जुमला 19,35,180 कोविड-19 टेस्ट किए गए। वहीं अब तक मुल्क भर में 159 करोड़ 67 लाख अफराद कोविड-19 वैक्सीन के टीके ले चुके हैं।